brought to you by ITIL. सत्रहवीं शताब्दी का हिंदुस्तान कला, संस्कृति और व्यापार में शिखर पर काबिज। ये वो दौर था जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था और इस अर्थव्यवस्था का एक बड़ा केंद्र था पटना। सिल्क, मसाले, अफीम, चीनी और चावल के व्यापार से गंगा किनारे बसे पटना को दुनिया भर में पहचान मिल रही थी। अब जहां व्यापार है वहां साहूकार तो होंगे ही। ये कहानी उसी साहूकार से जुड़ी है जिसके कारोबारी घराने से मुगल और अंग्रेज कर्ज मांगते थे। एक वक्त था जब इस घराने का रुतबा आज के किसी भी बिजनेस घराने से कई गुना ज्यादा हुआ करता था। फिर क्या हुआ कि आज हम इनका नाम तक नहीं लेते? ये कारोबारी घराने कौन से थे और कैसे इनका पतन हो गया? क्या अब इन घरानों का कोई निशान बचा है? आज बात इसी पर करेंगे मेरे यानी उपासना के साथ। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जहां आज कहानी जगत सेठ घराने की। नाम हीरानंद साहू, नागौर राजस्थान के रहने वाले। पुरखों का भले ही साधारण सा व्यापार था, लेकिन हीरानंद नए आयाम तलाश रहे थे। 1662 में उनकी ये खोज पटना आकर रुकी। उस दौर के हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह शाहजहां का राज था। पटना बढ़िया फलने फूलने वाली जगहों में से था। यहाँ व्यापारी थे, साहूकार थे, बैंकों और कोठियों का संगठित ढांचा था। हीरानंद ने अपने पैसों से एक छोटी सी कोठी बैंक की शुरुआत की, जहां वो व्यापारियों को कर्ज देते। धीरे धीरे उनकी कोठी पटना के व्यापारियों के बीच भरोसा कायम करने लगी। इसी समय विदेशी ताकतें भारत में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर जेम्स ब्रिजमैन को शोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट को इकट्ठा करने का आदेश मिला। शोरा विस्फोटक बनाने में काम आता है, जो उन्हें पटना से मिलता। कंपनी ने पटना में भी एक कारखाना खोल दिया। मुनाफा हुआ तो अस्थायी तौर पर कारीगर रखे गए, ताकि जब भी आदेश मिले तो आसानी से लदान किया जा सके। इस बाबत कई बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों को पैसों की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए वो हीरानंद साहू के पास जाया करते थे। ईस्ट इंडिया के साथ हीरानंद साहू का व्यापार बढ़ रहा था, तो भला वो क्यों पीछे होते? उन्होंने अपने बेटे माणिकचंद को व्यापार के लिए ढाका भेजा। तब ढाका बंगाल की राजधानी हुआ करता था, सूती और अफीम के व्यापार का मक्का भी। माणिकचंद ने ढाका में अपने बैंकिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया। व्यापार के सिलसिले में उनकी दोस्ती बंगाल सूबे के दीवान मुर्शीद कुली खान से होती है। ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि मुर्शीद खान ने माणिक को सूबे के आर्थिक लेन देन का जिम्मा सौंप दिया। हालांकि उस समय बिहार और बंगाल के सूबेदार अजीम उश शान को ये बात फूटी कौड़ी रास नहीं आई। वो सूबेदार होने के साथ बादशाह औरंगजेब का पोता भी था। इसी जलन में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसने मुर्शीद कुली खान का तबादला मकसूदाबाद करा दिया। मुर्शीद खान मकसूदाबाद में अपने साथ माणिकचंद को भी ले गए, खजांची बनाकर। इस नए शहर के विकास में दोनों ने अच्छी खासी रकम लगाई और काया पलटने के साथ नाम भी बदल दिया। मुर्शीद खान ने अपने ही नाम पर शहर का नया नाम रखा, मुर्शिदाबाद, जो आज पश्चिम बंगाल में है। बंगाल में माणिकचंद का ओहदा सूबेदार से कम नहीं था। खास मामलों में उनसे राय मशवरे लिए जाने लगे। मुर्शिदाबाद में टकसाल बनाने से लेकर उसका नियंत्रण माणिकचंद की देखरेख में था। टकसाल जहां सिक्कों की ढलाई होती है। भारत में फिलहाल 4 जगहों पर टकसाल हैं: कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। मुर्शिदाबाद इतना धनी था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माने जाने वाले लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने शहर की तुलना लंदन से करते हुए कहा था कि मुर्शिदाबाद लंदन जितना समृद्ध और घनी आबादी वाला शहर था। पटना भूले हुए किस्से, इसके लेखक अरुण सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि उस दौर में बंगाल का रेवेन्यू 1.5 करोड़ था। खुद माणिकचंद के पास 2000 हथियारबंद सैनिक थे, जो उनकी और उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा में तैनात थे। ये सैनिक सिक्कों से भरे बोरे, कीमती गहने, हुंडी माने क्रेडिट बिल और जरूरी कागजात बंगाल से बिहार और दिल्ली ले जाने का काम करते थे। लेकिन मुगल काल का सिक्का अब जम नहीं रहा था। 1717 आते आते मुगलों का प्रभाव कम होने लगा। एक बात है, मुर्शीद कुली खान की ताकत बढ़ती जा रही थी। उसके अधीन यूरोप के व्यापारियों का व्यापार भी फला फूला और माणिकचंद उनके बैंकर के तौर पर बढ़ रहे थे। दोनों की इस दोस्ती से शहजादे फर्रुख शेर को कोई दिक्कत नहीं थी। वो तब के बंगाल के नवाब और औरंगजेब के पोते भी थे। बाद में फर्रुख शेर बादशाह भी बने। ये वही मुगल बादशाह हैं जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा में बिना टैक्स के व्यापार करने की परमिशन दी थी। खैर,
औरंगजेब के बाद वैसे भी मुगलों का पतन शुरू हो चुका था। फर्रुख सियर भी नाम के ही बादशाह रह गए। 1712 में एक बार उन्हें नकदी की जरूरत पड़ी तो माणिक चंद से मदद लेने की नौबत आ गई थी। मदद मिली भी और इसी तरह आगे कई मुगल शासकों को आर्थिक मदद दी जाती रही। फर्रुख सियर ने खुश होकर माणिक को नगर सेठ की उपाधि भी दे दी थी। बहरहाल शोहरत की दुनिया में माणिक चंद जितने धनी थे उतने पर्सनल लाइफ में नहीं थे। माणिक ने 2 शादी की लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया, नाम दिया फतेह चंद। 1714 में माणिक की मौत हो गई लेकिन फतेह चंद के तौर पर वो अपनी परछाई पीछे छोड़ गए। बेटे ने फैमिली बिजनेस को बढ़ाने का काम बखूबी किया। बादशाह महमूद शाह ने उसे उपाधि दी जगत सेठ की। इसका मतलब है दुनिया का बैंकर। आगे चलकर ये पीढ़ी जगत सेठ घराने के नाम से जानी गई। कहानी पर लौटते हैं। माणिक चंद के बाद उनके जिगरी मुर्शीद कुली खान की भी मौत हो जाती है। मुर्शिदाबाद और ढाका के टकसाल की जिम्मेदारी अब फतेह चंद की देखरेख में थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आगे के भी बाजार अब फतेह चंद के हाथ में थे। किसानों को सूद पर कर्ज देना, जमींदारों को उधार देना, ब्याज वसूली, सराफा व्यापार, राज्य से लेकर विदेशी व्यापारियों के लिए सिक्के ढालना, एक्सचेंज रेट यानी मुद्राओं की दर का नियंत्रण उनकी ही देखरेख में था। अंग्रेजी, डच या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सभी उनके रसूख को देखकर उनसे मधुर रिश्ते बनाए रखते थे। पूरी जिंदगी इसी व्यापार को देने के बाद 1744 में फतेह चंद की मौत हो गई और उनकी जगह ली पोते मेहताब राय ने। दरअसल फतेह चंद के बड़े बेटे की मौत हो चुकी थी, इसलिए पोता मेहताब आगे उत्तराधिकारी बना। उन्हें छोटे बेटे से भी एक पोता था, स्वरूप चंद, जिसे महाराजा की उपाधि मिली थी। उस दौर में अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब थे। नवाब जगत सेठ घराने की अहमियत, रसूख और कामकाज को बखूबी समझते थे, इसलिए ज्यादा 3-5 किए। उनके काम और उपाधि दोनों को बरकरार रखा। दोनों भाइयों के पास अथाह पैसा था। किंवदंती थी कि इतना पैसा था कि अपने धन दौलत से गंगा नदी के प्रवाह को रोक सकते थे। लेखक अरुण सिंह अपनी किताब पटना भूले हुए किस्से में लिखते हैं, एक बंगाली कवि ने जगत सेठ घराने के बारे में ये तक कह दिया था कि जैसे गंगा 100 मुखों से अपना जल समुद्र में डालती है, वैसे ही धन जगत सेठ के खजाने में प्रवाहित हो चला आता है। खैर, अलीवर्दी खान के कार्यकाल के बाद उनके नाती सिराजुद्दौला बंगाल के नए नवाब काबिज होते हैं। एक बार उन्होंने जगत सेठ घराने से बहुत बड़ा लोन मांग लिया जो दे पाना मुश्किल था। इनकार किए जाने पर नवाब ने मेहताब राय को अपने दरबार से अलग कर दिया। इस घटना से आहत होकर मेहताब राय ने मीर जाफर से हाथ मिला लिया। अभी मीर जाफर कौन है? कहते हैं ना, हर लंका का विभीषण होता है, मीर जाफर भी वही था। दरअसल सिराजुद्दौला को गद्दी अपने नाना से मिली थी, वो भी बहुत कम उम्र में। करीबियों को ये बात पची नहीं। ये वही वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी उपमहाद्वीप में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही थी। अपनी जमीन पक्की करने के फराक में लगे अंग्रेजों की राह में नवाब सिराजुद्दौला बहुत बड़ा रोड़ा थे। उन्होंने इस बात की संभावना तलाशनी शुरू की कि क्या किसी विभीषण का वजूद है। अंग्रेजी सेना के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने कुछ जासूस बंगाल भेजे। जासूसों ने क्लाइव को बताया कि मीर जाफर में काफी संभावनाएं हैं। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने का सपना संजोए हुए बैठा था। खतों किताबत शुरू हुई, साजिश परवान चढ़ने लगी। अंग्रेजों ने बंगाल पर धावा बोल दिया। नवाब सिराजुद्दौला मीर जाफर की बगावत के भेंट चढ़ गए। एग्रीमेंट के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, नाम का नवाब। सत्ता अंग्रेजों के हाथ लग चुकी थी। मेहताब राय भी मीर जाफर के साथ इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। नतीजन अंतिम में उन्हें भी धोखा ही मिला जब मुर्शिदाबाद का टकसाल उनसे लेकर अंग्रेजों के हवाले कर दिया गया। इससे व्यापार को काफी नुकसान तो पहुंचा ही, फिर आगे क्या हुआ ये जानने से पहले शशि थरूर का एक कोट सुनिए। अपनी किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया में उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं था, क्योंकि अंधेरे में भगवान भी अंग्रेजों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। लेकिन मीर जाफर ने तो अंग्रेजों पर भरोसा कर रखा था, और जब वो उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो गद्दी से बेदखल करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल की सूबेदारी दे दी गई। वो अंग्रेजों को पहले खुश करने में लगा रहा, लेकिन बाद में उनके लालच से बचने के लिए अपनी राजधानी ही बदलकर मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली, जो बिहार में है। मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत को कम करने के लिए जगत घराने से मदद मांगी, यानी मेहताब और स्वरूप चंद से। लेकिन मदद मिलने पर देरी होने से उसे लगा कि जगत बंधुओं ने विश्वासघात किया है। मीर कासिम ने दोनों भाइयों को गंगा नदी में डुबाकर मौत के घाट उतार दिया।
इसके बाद मेहताब राय के बेटे खुशाल चंद को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने जगत सेठ की उपाधि दी, लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अब कंपनी के हाथों में थी। यहीं से जगत सेठ घराने के पतन की शुरुआत हुई। खुशाल चंद केवल खजांची तक रह गए। आगे की पीढ़ी में हर्रखचंद, इंद्रचंद, गोविंद चंद आए। गोविंद चंद की तो हालत ऐसी हो गई कि कंपनी से पेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ा। यानी कि वो घराना जो कभी अंग्रेजों को कर्ज देता था, वो पेंशन का मोहताज हो गया। शुरुआत में 1200 रुपए की पेंशन मिली, फिर बाद में वो भी बंद हो गई और इसी तरह जगत घराना इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मौजूद जगत सेठ घराने की हवेली में आज भी उनके परिवार की निजी संपत्तियां सजोई गई हैं, जिनमें बीते युग के सिक्के, मलमल, उस दौर के कीमती कपड़े, सोने और चांदी के धागों से कढ़ाई की गई बनारसी साड़ियां, हथियार जैसी चीजें शामिल हैं। इस हवेली में गुप्त सुरंग और अंडरग्राउंड रूम्स भी हैं, जहां पैसों के लेन देन का काम हुआ करता था। साल 1980 में हवेली को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया और यह घराना इतिहास के पन्नों में सीमित हो गया। आज की तारीख में इतना ही। इसे लिखा है प्रगति चौरसिया ने। इस कहानी पर अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।